मगरबी दिल्ली में सरकारी जमीन पर मसाजिद की मुबैना तामीर को लेकर के बीजेपी रुकन पार्लिमान परवेज सिंह साहिब को तशवीश लाहक है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है, देखने में आ रहा है कि सरकारी जमीन, पार्कों और दीगर मकामात पर मस्जिदों की तामीर की जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परवेज साहिब सिंह ने इस मामले की जांच करने का मुतालबा भी किया है। इसके लिए उन्होंने एलजी से एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। परवेज साहिब सिंह मगरबी दिल्ली से रुकन पार्लिमान है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या है पूरा मामला? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो पूरा मामला है इसमें बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने एलजी को खत लिख कर कहा एक कमेटी बनाया जाए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से पब्लिक के लैंड है, जो हुकूमत की जमीन है या डीडीए की जमीन है या दूसरी सरकारी एजेंसियों की जमीन है, वहाँ पर मस्जिदें तामीर की जा रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है कि मस्जिदों की तामीर होती हो, बल्कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ये दिल्ली की एक हकीकत है। और इसमें कुछ सरकारी एजेंसियों की भी कमी है कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियां होती हैं, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो उनकी नहीं होती, खासतौर से डीडीए की ज़मीन नहीं होती। वो हर उस ज़मीन पर जो खाली जगह होती है उस पर अपना हक डीडीए जताता है। इस तरह की चीज़ें दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ उनके टकराव में देखी जा सकती हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ डीडीए के चल रहे हैं और इसी तरह से LNDO जो है उसके भी मामले जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी चल रही है। तो पूरी दिल्ली में न सिर्फ मस्जिदें तामीर होती हैं, न बल्कि मंदिर भी बनाए जाते हैं और इसी के साथ साथ जो लोग खुद कब्जा करके पूरी कॉलोनियां बसा देते हैं, ये भी ऐसा भी देखने में आ रहा है। ये ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ मस्जिदें ही तामीर हो रही हो, मंदिर तामीर ना हो रहे हो, लोग घर ना बना रहे हो, ऐसा पाया जा रहा है। और सरकारी एजेंसियां अपने तौर पर कार्रवाई करती हैं, निदामी कार्रवाई मुसलसल होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ये सिर्फ ये खत लिखा गया है कि सिर्फ मस्जिदों की तामीर हो रही है, उसी की जांच कराई जानी चाहिए, बल्कि इसको पूरे तौर पर आगे बढ़कर सरकार को देखना चाहिए कि पूरा मामला जो है वो किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। उसमें सरकार को अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है सरकार। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को के बारे में कहना, ये कहीं ना कहीं एक तरह की कहना चाहिए सियासत है, राजनीति है, जो परवेज जो साहब सिंह जो है वो कर रहे हैं। और मगरबी दिल्ली में इस तरह की बातें सामने आई हैं। कई जगह पार्क में मज़ार था, वहाँ पर पहले मज़ार पर लोग जाते रहे और बाद में उसको जो है फिर वहाँ पर समाधि बना दी गई। तो इस तरह की चीज़ें भी होती रही हैं। तो कन्वर्जन जो है वो मज़ारों का मंदिर में या समाधि में भी हुआ है। इस तरह की चीज़ को देखने की ज़रूरत है और सरकार को तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन है उन पर जो गैर कानूनी कब्जे हैं वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्योंकि रुकन पार्लियामान ने सिर्फ मसाजिद के बारे में बोला है, जबकि सरकारी ज़मीनों पर मंदिरों की तामीर भी हुई है, जो कब्रिस्तान है उनको समाधि में तब्दील किया गया है, कई सारे ऐसे मामले। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे मेंशन किया गया है मसाजिद की तामीर। कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी ये लेटर लिखा गया है और इस पर जो है लोग जो है अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि सिर्फ इस तरह से इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों हमने मगरबी दिल्ली के इलाके में ही ये बात सामने आई थी। वहाँ पर पहले एक मज़ार था और फिर वहाँ पर समाधि बना दी गई, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया। जो मज़ार पे जो लोग जाते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसी तरीके से आसार कदीमा की एक मकबरा था, एक गुम्बद बना हुआ था, उसमें भी मंदिर बना दिया गया। तो न सिर्फ मस्जिदों की तामीर होती है, क्योंकि जहाँ पर लोग बस जाते हैं कॉलोनियाँ बसा लेते हैं, वहाँ पर जो है मस्जिदों की तामीर भी हो जाती है और मंदिरों की तामीर भी हो जाती है और दूसरे जो मजहबी मकामात हैं उनकी तामीर भी होती है। ये कोई नई बात नहीं है। अब सरकार को इस मामले को मजहबी ऐनक के बजाय पूरे तौर से देखना चाहिए कि गैर कानूनी कब्जे न हो और सरकार अपने तौर पर कार्रवाई कर सकती है। डीएम है, उनकी सरबराही में वाकई कमेटी बनाई जा सकती है जो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट है, उससे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने खत लिखा है एलजी को, और इससे पहले मीनाक्षी लेखी और दूसरे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने औरंगजेब रोड का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो, उसको लेकर भी कई बार इस तरह के खतूत लिखे जाते रहे हैं, नामों की तब्दीली हुई है। तो एक तरह की सियासत है जो होती है और होती रहेगी।
जब तक बीजेपी के लोग हैं वो अपनी सियासत उनको करनी है तो वो इस तरह के खत भी लिखेंगे। लेकिन सरकार को ये देखना होता है कि जब वो आइन के ऊपर हलफ लेते हैं तो उन्हें किस तरह से काम करना है। खुर्रम, जिस तरह से आपने बोला कि सरकारी जमीनों पर कब्जा होता आ रहा है, कोई पहली दफा ऐसा नहीं है, काफी टाइम से होता आ रहा है, लोग घर बसा रहे हैं, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी बना रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी? क्या कोई माफिया है इसके पीछे जो इतना जो है लैंड के सरकारी जमीन को इस तरह से कब्जे में लेते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं? देखिए मुनाज़र, दिल्ली की जो बाहरी आबादी है उसमें उसमें किसानों की जमीनें हैं जो जिस पर डीडीए अपना हक जताता है या दूसरी कोई एजेंसी अपना हक जताती है। बहुत सारे लाल डोरा में बहुत सारी जमीनें आती हैं, यानी जमुना के किनारे की बहुत सारी जमीनें आती हैं। तो जो आबादी है 60% के करीब दिल्ली की, वो इन्हीं बाहरी आबादी की कॉलोनियों में रहती है और वहाँ पर मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और जो गैर कानूनी कब्जे हैं वो लगातार होते रहते हैं। जमुना में भी लोगों ने अपनी कॉलोनियां बसा ली हैं, वहाँ पर इंतजामी कार्रवाई होती है। डीडीए भी वहाँ पर काफी मर्तबा जाता है, इंतजामी कार्रवाई करता है और दूसरी एजेंसियां जो है लैंड एजेंसियां हैं वो भी जाते हैं। लेकिन यह हकीकत है, आपको देख लीजिए कि दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके एविक्शन के ऑर्डर हो चुके हैं। सरकारी फोर्सेज वहाँ पर कोशिश कर चुकी है। सिर्फ जो है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर सिर्फ 12 से 15 वक्फ प्रॉपर्टियां ही वो फोर्सेस के जरिए खाली कराई जा चुकी हैं। तो वक्फ लैंड भी है, वो भी सरकारी जमीन ही है, तो उस पर भी कब्जे हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी एजेंसियां हैं, उन पर भी कब्जे हो रहे हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है, जिसको जो है उसी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली का एक मसला है, यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ी है और सरकार कोई प्लान कॉलोनियां नहीं बसी है यहाँ पर। छोटी बाहरी जो कॉलोनियां हैं वो बहुत ज्यादा घनी आबादी वाली हैं। वहाँ पर सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, बुनियादी सहूलियात का मसला है। तो वहाँ पर मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, तो और गुरुद्वारे भी हैं। तो सभी जगह इस तरह की चीजें जो है वो पाई जा रही हैं। दिल्ली के सब इलाकों में इस तरह की चीजें मौजूद हैं। जी बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पीएमएलए खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को समन जारी किया है। खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को 31 जुलाई को अदालत में हाजिर होने को कहा है। ईडी ने गैर जमानती वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। अगर 31 जुलाई को जाकिर नायक हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। जाकिर नायक इस वक्त मलेशिया में है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुंबई की खसूसी अदालत ने समन जारी किया है, क्या इसके डिटेल्स है और किन बुनियादों पर जो है एक गैर जमानती वारंट की भी बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको याद दिला दूं कि जाकिर नाइक का जब मसला सामने आया तो तब से जाकिर नाइक जो है भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उसके बाद ईडी ने पहले अपनी प्रक्रिया पूरी की। ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार समन इशू किया कि जाकिर नाइक को कि ईडी के सामने पेश हो पूछताछ के लिए, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं देशद्रोह के। उसके बावजूद भी जो है ईडी कई समन होने के बाद जब जाकिर नाइक पेश नहीं हुए ईडी के सामने पूछताछ के लिए, तो अदालत का रुख ईडी ने किया और ईडी ने खास तौर पर अदालत में एक अर्जी दाखिल की और ये रिक्वेस्ट की अदालत से कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाए ताकि इंटरपोल की मदद से भारत के बाहर जो आरोपी होते हैं उन्हें प्रत्यापन की प्रक्रिया के जरिए भारत लाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज अदालत ने कहा कि एक मौका जो है आरोपी को देना चाहिए और इसीलिए 31 जुलाई तक का समय जो है जाकिर नाइक को अदालत ने दिया है और कहा कि 31 जुलाई को जो है जाकिर नाइक अदालत में पेश हो, क्योंकि अब तक जब से मामला शुरू हुआ तब से अब तक वो ना तो अदालत पहुंचे ना ही जांच एजेंसी के सामने पहुंचे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक मौका जो है अदालत की तरफ से दिया गया है और जाकिर नाइक को के वकील को ये सलाह दी गई अदालत की तरफ से, अगर 31 जुलाई को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो जो अप्रोप्रिएट एक्शन होता है वो अदालत की तरफ से लिया जा सकता है। यानी नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने का जो रिक्वेस्ट है ईडी को कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा 31 तारीख का। अगर 31 जुलाई को जाकिर नाइक अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो देखना होगा कि अदालत क्या कुछ फैसला लेती है। प्रशांत, इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी और पहले भी समन जारी किए गए थे, उस कार्रवाई से क्या कुछ निकल के आया था?
देखिए, मैंने आपको वही बताया कि इसके पहले जो समन इश्यूज हो रहे थे वो जांच एजेंसी की तरफ से हो रहे थे, और जांच एजेंसी के समन के इशू होने के बाद भी जब जाकिर नाइक पेश नहीं हुए जांच एजेंसी के सामने, तब अदालत में अब ये रिक्वेस्ट डाली गई है, अर्जी डाली गई है कि नॉन बेलेबल वारंट जो है अदालत इशू करे। नॉन बेलेबल वारंट अगर अदालत इशू करता है तो इंटरपोल की मदद से, मैंने जिस तरह से कहा कि भारत के बाहर जो आरोपी होते हैं उन्हें जो है इंटरपोल की मदद से उनका लोकेशन ट्रैक करके उन्हें वहां की एजेंसीज गिरफ्तार करके भारत को प्रत्यार्पण की प्रक्रिया के द्वारा हैंड ओवर किया जाता है। तो इसी कतार में ईडी ने अपना ये अर्जी लगाया हुआ है। बहरहाल अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। अदालत का कहना था कि नॉन बेलेबल वारंट इशू करने से पहले एक मौका जो है जाकिर नाइक को देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कार्रवाई काफी अरसे से चली आ रही है जाकिर नाइक के खिलाफ, तो उस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मिली हो जाकिर नाइक के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में जो इनका स्पेस चैनल था जिसके जरिए ये पाठ पढ़ाते थे इस्लाम का, तो शुरुआत में जांच एजेंसियों ने इनके ऊपर 120B यानी देशद्रोह का मामला लगाया था कि ये जो है इस्लाम के नाम पर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गलत गलत रास्तों पर ले जा रहे हैं। और जब ऐसी बातें सामने आई तो इनके जो स्कूल्स और जो चैनल्स थे जो मुंबई के नागपाड़ा और डोंगरी इलाके में है, उस पर पहले छापेमारी की गई और उसे पूरी तरह से बंद कराया गया। उसके बाद पता चला कि जाकिर नाइक जो है भारत में है ही नहीं, और तब से लेकर अब तक जाकिर नाइक भारत लौटे नहीं है। फिर उसके बाद ईडी ने इनके ऊपर PMLA एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की और समन ईडी की तरफ से इशू किया गया, लेकिन जाकिर नाइक की तरफ से कोई भी जवाब देने के लिए वहां पर पहुंचे नहीं। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले दिनों जो है जाकिर नाइक ने मलेशिया में रहते हुए अपने PRO के जरिए एक अपना बयान जारी किया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो जांच एजेंसियां भारत की हैं वो जबरदस्ती उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं, ना तो इनके खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास है। उन्होंने ये शर्त रखी कि सुप्रीम कोर्ट लिखित तौर पर दे कि भारत आने के बाद जाकिर नाइक की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कोई सबूत नहीं पाया जाता है। हालांकि इस बयान को अभी तक अदालत में पूरी तरह से कंसिडर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से ईडी ने याचिका दाखिल की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि नॉन बेलेबल वारंट जो है जल्द से जल्द जाकिर नाइक के खिलाफ इशू किया जाए, क्योंकि कई साल बीत गए हैं और जाकिर नाइक भारत नहीं आ रहे हैं, तो जिस पर फैसला 31 तारीख को होगा। बिल्कुल प्रशांत, और क्योंकि अभी तक सबूत भी ऐसे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, आगे अब इस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है वो देखने को होगा। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका। कांग्रेस से मुअत्तल की गए सीनियर लीडर रोशन बेग टकराने के लिए तैयार है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी मैं कांग्रेस का रुकन हूं। उनका दावा है कि उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के रियासी सदर सच्चाई कबूल नहीं कर रहे हैं। रोशन बेग का कहना है कि उन्होंने चंद रियासी लीडरों के तरीक़ेकार की नुक्ताचीनी की है, क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की हार रियासी लीडरों की गलती के सबब हुआ है। मैं कुछ फैसला नहीं लिया, मुझे मेरे पार्टी ने, मैं जब सच बोला हूं तो कुछ लोगों को सच्चाई पसंद नहीं आती, एक अपराध हो गया है सच बोलना भी। मैंने स्टेट लीडर्स के खिलाफ कहा, रिजल्ट्स आने से पहले कहा, कांग्रेस को इन्होंने डुबा दिया इन लोगों ने, ये मैंने कहा। कांग्रेस की यंग टीम होना चाहिए, मगर उनके क्षेत्र में देखिए, उनके क्षेत्र में मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूं कि मेरे शिवाजी नगर में मैंने 14,900 कांग्रेस को लीड दिलाई है। डिटेल्स देखिए, ये जो सोकल यंग लीडर्स हैं इनके एरिया में कांग्रेस को बचा नहीं पाए। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं डिसिप्लिन सोल्जर हूं, कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं। मैंने बहुत मेहनत करके यह पार्टी बिल्डअप की है। स्टूडेंट लीडर के ज़माने से मैंने इस पार्टी के लिए पसीना बहाया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, रोशन बेग को कांग्रेस से मुअत्तल कर दिया गया है, वो फिर भी खुद को कांग्रेस का रुकन ही कहते हैं, क्या वजह इसकी? नाजरीन, आपको बता दें कि कांग्रेस से मुअत्तल किए गए सीनियर लीडर रोशन बेग टकराव के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि मैं आज भी कांग्रेसी हूं। उनका दावा है कि उन्होंने
आईना दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के रियासती सदर जो है वो सच्चाई कबूल करने को तैयार ही नहीं है। रोशन बेग का कहना है कि उन्होंने चंद रियासती लीडरों के तरीक़ेकार की नुक्ताचीनी की, क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की हार रियासती लीडरों की गलती के सबब हुई है। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रोशन बेग जो है कांग्रेस से मुअत्तल कर दिए गए हैं। उसके बावजूद रोशन बेग जो है वो खुद को कांग्रेसी कहलाना ही पसंद कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने खिताब किया और खुद को कांग्रेस का रुकन बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बस आईना दिखाने की कोशिश की थी, जो पार्टी के रियासती सदर जो है उन्होंने कबूल नहीं किया। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। आपको बता दें कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में नस्ली इम्तियाज का मामला रोशनी में आया है। तलबा ने खातून टीचर को निशाना बनाया है। 4 असातिज़ा ने इस्तीफा दे दिया है। संस्कृत, साइंस और दीगर शोबे के असातिज़ा ने इस्तीफा दे दिया है। वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने असातिज़ा से मुलाकात की है। इस वक्त की काफी अहम खबर जो कि कोलकाता से आ रही है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में नस्ली इम्तियाज का मामला जो है रोशनी में आ गया है। तलबा ने खातून टीचर को निशाना बनाया। इसी ताल्लुक से 4 असातिज़ा ने इस्तीफा दे दिया है। वो असातिज़ा संस्कृत, साइंस और दीगर शोबे के हैं। वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने असातिज़ा से मुलाकात की। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, कॉलेज में जी, यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आप देखें कि तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से एक फिकरा कसा गया था और टीचर को जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की वो टीचर थी, उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया था। भेदभाव की इस तरह की बातें की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला रोशनी में आया और तमाम टीचरों ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और साथ ही साथ 4 टीचरों ने, जो अब तक जो खबर है कि 4 टीचरों ने रिजाइन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के माहौल में जहाँ स्टूडेंट छात्र परिषद जो है वो हावी होते हैं टीचरों पर, और वो जो है टीचरों के साथ जो है वो इस तरह के बातें करते हैं, उनके साथ इज्जत नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, तो ऐसे माहौल में काम करना, उनके लिए तालीमी सिलसिला जारी रखना जो है वो मुश्किल है। ये रीजन देते हुए उन्होंने रिजाइन दिया है। हालांकि वजीर तालीम पार्थू चैटर्जी ने खुद जाकर टीचरों से मुलाकात की थी और कहा था कि वो इस मामले पर उसको जो है वो संजीदगी से लेंगे और जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक जो टीचर जो है वो उन्होंने अपना रिजिग्नेशन जो है वो जमा कर दिया है। अभी जो खबर मिल रही है कि रियासती गवर्नर जयसिंह त्रिपाठी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के वीसी से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक टाइम जो है वो नहीं बताया गया है कि किस वक्त ये मुलाकात होगी, लेकिन वीसी को गवर्नर हाउस जो है वो बुलाया जा सकता है और तमाम मामले पर गवर्नर जो है उनके साथ बातचीत करेंगे। और जब गवर्नर इस मामले में बातचीत करेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि गवर्नर शायद स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी मांगे और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मरकजी हुकूमत को भी जमा दे। तो आपने देखा होगा कि अभी जिस तरह से मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में डॉक्टरों का एहतजाज सामने आया था, और अब इसी तरह से जो है वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में इस तरह का एहतजाज सामने आया है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक एहतजाज जो है, अगर इस पर जिस तरह से आज अगर गवर्नर वीसी से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से पहले ही मरहले में जो है वो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है और वजीर तालीम को भेजा गया है, तो अगर इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जो कार्रवाई अगर की जाती है तो शायद ये मामला थम जाए। और अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये मामला तृणमूल छात्र परिषद का है और तृणमूल छात्र परिषद वो बरसर इक़्तिदार जमात की ही एक स्टूडेंट विंग है, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शायद ये एहतजाज जो है वो और भी बड़े पैमाने पर सामने आए। लेकिन इस तरह से वजीर तालीम ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और जिस तरह से उन्होंने देखा है कि अभी कोलकाता जो है वो अभी जो है वो खत्म हुआ है डॉक्टरों का एहतजाज, वहाँ से भी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद ने रिजाइन किया था और अपने मुतालबात को लेकर वो सीएम से मिले थे। तो ऐसे में शायद जो है वो हुकूमत बड़ी कार्रवाई करे, अपने ही स्टूडेंट जो पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल कांग्रेस की बरसर इक़्तिदार जमात, वो जो है अपनी ही पार्टी के स्टूडेंट विंग के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अब तक जो है वो जो खबर यही है कि गवर्नर इस मामले को जो है वो इस मामले पर उन्होंने दिलचस्पी ली है
और वो वीसी को अब राजभवन बुला रहे हैं। और अगर राजभवन आते हैं वीसी और गवर्नर की तरफ से अगर एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती है तो शायद मरकज भी इस मामले में मुदाखलत करे। बिल्कुल शबाना, और जिस तरह से आपने बोला कि तृणमूल की ही स्टूडेंट विंग जो है इस मामले में मुलविस है, और क्या तृणमूल की जानिब से, ममता बनर्जी की जानिब से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले आया है? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के केसेस जो है फिर काफी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल, आप देखें कि अभी जिस तरह से ममता बनर्जी की तरफ से तो इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपने ही वजीर तालीम को जो है वो भेजा था और वजीर तालीम ने पार्थ चटर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब ये असातिज़ा अगर आज वीसी अगर आज गवर्नर से मिलते हैं और असातिज़ा अगर रिजाइन दे रहे हैं तो उनका जो है वो मुतालबा होगा कि वो जो स्टूडेंट विंग है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल शबाना, सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के आरूनी इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया है। इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। ऑपरेशन के दौरान इलाके में गोलियों की आवाजें भी सुनी गई। वहीं ऑपरेशन के दौरान इलाके में मकामी नौजवानों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई। मुश्तिल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया। जवाब में फोर्सेस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। जिला अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। आलमी योगा डे की तैयारियां मुल्क भर में जारी है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी योगा डे की तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी में 7 रोज के योगा कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें योगा के मुख्तलिफ आसनों की मशक कराई जा रही है। आलमी योगा डे दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा। वर्कशॉप पूरा 7 दिन का है। इस वर्कशॉप में हम योगिक आसनास करवा रहे हैं, प्राणायाम करवा रहे हैं जो हमारे उन्होंने प्रोटोकॉल में भेजे हैं। दूसरा, हम इसमें लेक्चर सीरीज़ भी हैं जिसमें हमने रिनाउंड पर्सनालिटीज़ इन योगा में हैं। लोग बहुत उत्सुक हैं। आपने देखा होगा पहले दिन हमारे कम से कम 150 थे, आज आप खुद ही देख सकते हैं 200+ पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। एक हफ्ते के प्रोग्राम से अपने जो हेल्थ मिशन को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए हमको कंटिन्यूस ही आपका ये सिस्टम अपनाना होगा। हम एक हफ्ते या 1 दिन के प्रोग्राम से केवल एक मैसेज दे सकते हैं जनता को कि योगा हैज़ ए कंप्लीट मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी एंड इट हैज़ मैसेज फॉर ह्यूमन माइंड एंड इट हैज़ मैसेज फॉर आल्सो ह्यूमन सोल। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। गया, गोपालगंज और जहांबाद में दफा 144 नाफिज कर दिया गई। वहीं सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में भी दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियां और तामीरी काम को फिलहाल के लिए बंद रखने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हुई हैं। गया, गोपालगंज, जहांबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए दफा 144 इन इलाकों में नाफिज कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियां और तामीरी काम इन वक्तों में बंद रखने की हिदायत दी गई है। बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी, जिसकी वजह से अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गया, गोपालगंज, जहांबाद, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। 144 सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नाफिज रहेगा। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तालीमी सरगर्मियां और साथ ही साथ तामीरी काम भी बंद रखने की हिदायत दी गई है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।